तक्षशिला का राजा अम्भी सोने की थाली हाथ में लिए सर झुकाए खड़ा था और उसके ठीक सामने खड़ा था एक 30 साल का नौजवान, आंखों में बिल्कुल खून सवार और हाथ में तलवार। दुनिया इसके नाम से ही कांपती थी, अलेक्जेंडर द थर्ड, जिसे आज हम और आप अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जानते हैं। लेकिन आज इस विश्लेषण में हम इस टाइटल की सच्चाई को थोड़ा डीपली परखेंगे। अक्सर जो इतिहास हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है ना, उसको ब्लाइंडली मान लेने के बजाय उस पर सवाल उठाना बहुत जरूरी है। तो क्या वो वाकई ग्रेट था या फिर इतिहास के सबसे खौफनाक और बेरहम शासकों में से एक? इतिहास उसे ग्रेट कहता है, पर थीब्स के लोग उसे कसाई कहते थे। ये एक लाइन है ना, ये हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण का बेस है। एक ऐसी खूनी यात्रा जो एक छोटे से राज्य मैसेडोनिया से शुरू होती है और उफान मारती हुई झेलम के किनारे तक आ पहुंचती है। एक ऐसा सफर जिसमें जो भी उसके सामने आया वो जिंदा नहीं बचा। तो चलिए इस खौफनाक कहानी की शुरुआत करते हैं और एक्चुअली समझते हैं कि ये कसाई वाली छवि आखिर कहां से और कैसे पैदा हुई। हमारा पहला पड़ाव है एक खूनी शुरुआत, मैसेडोनिया से सत्ता तक का सफर। कहानी शुरू होती है 356 बीसी में मैसेडोनिया में। उसके पिता थे फिलिप द सेकंड। वो खुद एक बेहद चतुर शासक थे, जिन्होंने फैलिंक्स नाम की एक जानलेवा सैन्य फॉर्मेशन बनाई थी। मतलब 5 मीटर लंबे भाले वाली सेना जो किसी को भी इजीली छेद कर रखते। लेकिन इस सब में सबसे हैरानी की बात पता है क्या है? अलेक्जेंडर की तालीम। दुनिया के सबसे बड़े दार्शनिक एरिस्टोटल ने उसे शिक्षा दी थी, पर इस तालीम में उसने धर्म नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ युद्ध करना सीखा। एक छोटे से बच्चे के अंदर पूरी दुनिया को जीतने का जुनून बो दिया गया। उसके इस जुनून का अंदाजा हम एक किस्से से लगा सकते हैं। एक घोड़ा था जिसे कोई भी काबू नहीं कर पाता था। उसका नाम था ब्यूसिफिलिस। जब अलेक्जेंडर सिर्फ 13 साल का था, तब उसने नोटिस किया कि ये घोड़ा दरअसल किसी और से नहीं बल्कि अपनी ही परछाई से डर रहा था। उसने क्या किया? चुपचाप घोड़े का मुंह सूरज की तरफ घुमाया। परछाई गायब हुई और घोड़ा शांत हो गया। एक 13 साल के बच्चे की ऐसी कमाल की समझ देखकर उसके पिता ने ऐलान किया था, मैसेडोनिया तेरे लिए बहुत छोटा है बेटा, तुझे एक नया साम्राज्य चाहिए। सिर्फ 20 साल, हाँ सिर्फ 20। 336 बीसी में जब उसके पिता की हत्या की गई, तब सिर्फ 20 साल की छोटी सी उम्र में अलेक्जेंडर गद्दी पर बैठा। और राजा बनते ही पता है उसका सबसे पहला कदम क्या था? अपने तमाम दुश्मनों का पूरी तरह से सफाया करना, ताकि पूरी पावर उसकी मुट्ठी में रहे। सिर्फ 20 साल की उम्र और हाथ में इतना खून। यहाँ से शुरू होता है दुनिया को जलाने वाले उस तूफान का असली सफर। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, थीब्स की राख, दुनिया को एक पैगाम। देखिए, जब भी कोई नया और जवान शासक गद्दी पर बैठता है तो बगावत थोड़ी बहुत तो लाजमी है। ग्रीस के एक शहर थीब्स ने आज़ादी का झंडा उठाया। उन्हें लगा कि एक छोटा सा बच्चा उन्हें क्या ही रोक लेगा, लेकिन अलेक्जेंडर ने बिजली की तेजी से एक्ट किया। सिर्फ 13 दिन में 30,000 सैनिकों के साथ वहां पहुंचकर उसने पूरे शहर को घेर लिया। ये सिर्फ एक आम युद्ध नहीं था, ये पूरी दुनिया को डर का एक बेहद खौफनाक पैगाम देने की तैयारी थी। 30,000। थीब्स ने आखिर में माफी मांगनी चाहिए, पर उसने माफी नहीं दी। उसने एक मिसाल दी। पूरा का पूरा शहर जलाकर राख कर दिया गया। 30,000 लोग बेरहमी से काट दिए गए। 6,000 बच्चों को गुलाम बनाकर बेच दिया गया। उस पूरी आग और राख के ढेर में सिर्फ एक अकेले कवि, जिसका नाम पिंडार था, उसका घर छोड़ा गया, क्योंकि अलेक्जेंडर को उसकी कविताएं पसंद थी। बाकी पूरा शहर शमशान बन गया था। झुकोगे तो जिंदा रहोगे, खड़े रहे तो थीब्स बन जाओगे। थीब्स के पूरी तरह जलने के बाद ये एक मैसेज पूरे ग्रीस में आग की तरह फैल गया। डर का आलम ये था कि इसके बाद तो बाकी ग्रीस ने बिना लड़े ही अपने हथियार डाल दिए। जो लोग इतिहास में अलेक्जेंडर की महानता की इतनी मिसालें देते हैं ना, उन्हें इस सच पर थोड़ा गौर करना चाहिए कि उसका ये जो साम्राज्य था, ये लोगों की उम्मीदों को जलाने और एक एब्सोल्यूट आतंक फैलाने पर खड़ा किया गया था। चलिए अब फोकस थोड़ा शिफ्ट करते हैं उसके सबसे बड़े सपने पर, माइटी पर्शियन एम्पायर पर हमला। 334 बीसी से 331 बीसी तक का ये खूनी सफर, ग्रानिकस, इसिस और आखिर में गौगमेला का युद्ध। वो अपनी सेना के साथ वहां से निकला जरूर था, लेकिन खाली जेब और खून से भरी आंखों के साथ। उसके पास बस एक अंधा जुनून था, पर्शियन राजा डायरियस द थर्ड को हराने का, जो उस वक्त पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर शासक माना जाता था। बैटल ऑफ गौगमेला के आंकड़े सुनेंगे तो आप बिल्कुल दंग रह जाएंगे।
अलेक्जेंडर के पास लगभग 40,000 सैनिक थे और उसके सामने पूरे 10 लाख की विशाल सेना। एक वक्त के लिए किसी को भी लगेगा कि ये तो बिल्कुल वन साइडेड स्लॉटर होने वाला है, लेकिन यहाँ उसकी टैक्टिकल ब्रिलियंस देखिए। उसने अपनी सेना इधर उधर नहीं भटकाई, बल्कि सीधा राजा डारियस पर आक्रमण किया। इससे हुआ ये कि डारियस द थर्ड डर कर भाग गया और आगे चलकर उसके खुद के ही अंगरक्षकों ने उसकी हत्या कर दी। लेकिन इतनी बड़ी, इतनी मैसिव जीत के बाद जो हुआ वो किसी हीरो का काम तो बिल्कुल नहीं था। पर्सेपोलिस, जो कि एक बेहद मैग्निफिसेंट शहर था, उसको जला दिया गया। 1 लाख लोग जिंदा जला दिए गए सिर्फ एक रात में। शराब के नशे में धूत होकर और एक नर्तकी के उकसाने पर उसने 200 साल पुरानी बिल्कुल बेहतरीन पर्शियन सभ्यता हमेशा के लिए मिटा दी। एक खूबसूरत इतिहास सिर्फ राख के ढेर में तब्दील होकर रह गया। यहाँ से ना उसका दिमागी संतुलन कंप्लीटली बदलने लगा था। उसने प्रोस्केनेसिस नाम की एक प्रथा शुरू की। अब ये क्या है? ये एक एंशिएंट पर्शियन रिचुअल था जहाँ राजा के सामने पूरी तरह झुककर जमीन चूमनी पड़ती थी। उसने पता है क्या किया? मौत का डर दिखाकर अपने उन्हीं ग्रीक जनरल्स को इसे करने पर मजबूर किया जो कभी उसके बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। वो अब खुद को कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक देवता मानने लगा था। ये उसके मेगलोमेनिया यानी उसके घमंड का बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट था। और यहाँ से शुरू होता है तीसरा पड़ाव, हिंदुस्तान का भ्रम और हिंदू कुश में धोखा। पर्शिया को राख करने के बाद वो रुका नहीं और आगे बढ़ा। बैक्ट्रिया के जंगली पहाड़ी कबीलों से लड़ते हुए उसे पूरे 2 साल लग गए। वहाँ पर उसे नाक पर एक तीर भी लगा जिसका निशान जिंदगी भर के लिए उसके चेहरे पर रह गया। फिर आखिरकार 326 बीसी में हिंदू कुश के इन कठिन पहाड़ों को पार करके वो एक नए और आखिरी आकर्षण की तरफ बढ़ा और वो था हिंदुस्तान। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर हिंदुस्तान ही क्यों? इसके 3 बहुत मेन रीजंस थे। पहला था यहाँ का अनंत धन। उसके गुरु एरिस्टोटल ने उसे बचपन में ही बताया था कि यहाँ सोने की नदियां बहती हैं। दूसरा रीजन था उनका एक भौगोलिक भ्रम। ग्रीक्स ऐसा मानते थे कि इंडिया के बाद आखिरी समुद्र है और वहां पर दुनिया खत्म हो जाती है। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन, उसका अहंकार। उसे लगता था कि जब मैंने पर्शिया को हरा दिया है तो अब मैं देवताओं के देश पर भी कब्जा करके रहूंगा। पर इस आगे के सफर के लिए उसने अपनी बुरी तरह से थकी हारी सेना से एक बहुत बड़ा झूठ बोला। उसने कहा कि बस ये उनका आखिरी युद्ध है और फिर वो सब घर जाएंगे। मासागा फोर्ट पहुंचते ही उसकी फितरत एक बार फिर सामने आई। उसने वहां आजादी की झूठी कसम खाई और फिर रात के अंधेरे में अचानक से धोखा देकर 7,000 भाड़े के सैनिकों को कत्ल कर डाला। वहां की महिलाओं ने दुश्मन के हाथ आने से बेहतर आग में कूदकर जौहर करना ठीक समझा। उसकी सो कॉल्ड महानता के इस सफर में ये एक और काला और बेहद शर्मनाक पन्ना था। इस इंसिडेंट से क्लियर हो गया कि जीत हासिल करने के लिए अलेक्जेंडर एक्चुअली किसी भी हद तक गिर सकता था। अब हम आते हैं इस कहानी के चौथे और सबसे आखिरी पड़ाव पर, एक अटूट दीवार यानी झेलम का महायुद्ध। महीना था मई का, साल 326 बीसी। झेलम नदी का किनारा, नदी अपने पूरे उफान पर थी और घंघोर बारिश हो रही थी। यहाँ पर आकर इस अनस्टॉपेबल तूफान का सामना एक ऐसी चीज से होने वाला था जिसकी कल्पना इसने अपने सबसे बुरे सपने में भी नहीं की होगी। हमारी इस कहानी की टेंशन अब यहाँ आकर अपने बिल्कुल एक्सट्रीम पीक पर है। नदी के इस तरफ और उस तरफ का नजारा जमीन आसमान का अंतर था। एक तरफ था तक्षशिला का डरपोक राजा आम्भी, जिसने बिना एक भी तलवार उठाए सोने और हाथियों के साथ सर झुकाकर सीधा आत्मसमर्पण कर दिया। पर नदी के उस पार था पौरवा वंश का विशाल और निडर राजा पोरस। जब अलेक्जेंडर ने उसे सरेंडर करने की धमकी भेजी ना, तो पोरस ने किसी लंबे चौड़े संदेश के बजाय सिर्फ एक ललकार वापस भेजी। उसने सिर्फ एक शब्द कहा, आओ। इस एक अकेले शब्द ने वेस्टर्न डोमिनेंस की जड़ें अंदर तक हिला दी थी। एक तरफ 50,000 की अग्रेसिव सेना अलेक्जेंडर की और उसके ठीक सामने पोरस के 20,000 सैनिक और 85 विशाल युद्ध हाथी। पूरे 19 दिनों तक, जी हाँ 19 डेज, दोनों सेनाएं आमने सामने नदी के इन किनारों पर ठहरी रहीं। अलेक्जेंडर के घोड़े उन देवता समान हाथियों को देखकर इतने अत्यंत भयभीत थे कि पीछे हटने लगे। 11 साल की अपनी खूनी जीत के बाद शायद ऐसा पहली बार हुआ था कि डर और टेंशन के मारे खुद अलेक्जेंडर की नींदें उड़ गई थीं। दुनिया को झुकाने वाला
आज झेलम पर खुद झुकने को मजबूर था। देखिए, ये सिर्फ नदियों और सेनाओं की लड़ाई नहीं रह गई थी। अलेक्जेंडर को आखिरकार ये समझ आने लगा था कि अब उसके सामने थीब्स या पर्शिया के वो घबराए हुए डरे हुए लोग नहीं खड़े हैं। उसके सामने था हिंदुस्तान का अटल और अनयील्डिंग प्राइड, एक ऐसा गर्व जिसे सिर्फ डर और खौफ दिखाकर बिल्कुल नहीं तोड़ा जा सकता था। तो इस पूरे सफर के आखिर में हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है, क्या सच में पोरस ने दुनिया जीतने वाले अलेक्जेंडर को झुकने पर मजबूर कर दिया था? ये टक्कर अब सिर्फ दो शासकों की नहीं बची थी, बल्कि ये पश्चिमी अहंकार और पूर्वी स्वाभिमान के बीच का एक अल्टीमेट क्लैश बन चुकी थी। झेलम के इस महायुद्ध का नतीजा आखिर क्या निकला और क्या आगे बढ़ने का अलेक्जेंडर का घमंड यहीं चूर-चूर हो गया? देखिए, सच हमेशा इतिहास के इन्हीं पन्नों के पीछे छुपा होता है और उस सच पर लगातार सवाल उठाना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। इस बारे में जरूर सोचिए।